सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से करना है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in पर आपको विजिट कर लेना है। उसके बाद से देखिए यहीं पर आपको लिंक दिया गया है, देखिए यहीं पर आपको लिंक दिया गया है अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2024। इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहां से नहीं करना चाहते तो नीचे एक और लिंक दिया गया है, देखिए अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2024। नीचे स्क्रॉल डाउन होकर के इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया वेब पेज आपके सामने रीडायरेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपसे आपके क्रेडेंशियल से लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। यानी कि अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है और जो पासवर्ड है उससे आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं और अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपके लिए लेफ्ट साइड में एक लिंक दिया गया न्यू रजिस्ट्रेशन। इसी न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पेज फिर से रीलोड होगा और आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएंगे। जैसे देखिए अगर आप एक पेपर के लिए केवल अप्लाई करना चाहते हैं और जनरल या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपये, और अगर दोनों अप्लाई करना चाहते हैं एक ही साथ तो 1200 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपये एक पेपर के लिए, और अगर दोनों पेपर एक साथ अप्लाई करते हैं तो 600 रुपये पेमेंट आपको करना होगा। सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद से यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिया गया है, इस चेकबॉक्स पर आपको टिक कर देना है। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू प्रोसीड एक लिंक दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके लिए ओपन हो जाएगा, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल आपसे पूछी जाएगी। पहला आपसे मांगा जा रहा है देखिए पर्सनल डिटेल। इसमें आपको अपना नाम, देखिए कैंडिडेट नेम, यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। यहाँ पर फादर्स नेम आप अपने पिताजी का पूरा नाम लिखेंगे। यहाँ पर मदर्स नेम आप अपनी माता का पूरा नाम लिखेंगे। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ डेट, यहाँ मंथ और यहाँ ईयर आप सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू से। यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी होंगे आप उसकी अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर जब आप आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ और एनी अदर वैलिड ID विथ फोटोग्राफ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पर देखिए आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब कि देखिए अगर आप आधार कार्ड यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये इस वाले कॉलम में आएगा एनी अदर गवर्नमेंट ID विथ फोटोग्राफ। तो आधार कार्ड वाले या फिर पैन कार्ड वाले इसको सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप पैन कार्ड यहाँ पर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे, और अगर आधार कार्ड आपने सेलेक्ट किया है मतलब कि ये वाला करना है तो आधार नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जा रहा है, जिसमें पहला आप देख सकते हैं प्रीमाइस नंबर पूछा जा रहा है। अब बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये क्या है, तो ये आप अपना हाउस नंबर दे सकते हैं। जो भी आपके घर का मकान नंबर होता है उसे आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए सब लोकेलिटी, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भरना चाहते हैं तो इसे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद से लोकेलिटी मतलब कि आसपास आपका कौन सा फेमस जगह है, लोकल एरिया टाइप का पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालेंगे, आप अपना ईमेल ID यहाँ पर डालेंगे, ईमेल ID को कन्फर्म करेंगे और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर कन्फर्म करेंगे। ऊपर जो भी एड्रेस आपने भरा अगर वहीं आपका प्रेजेंट एड्रेस भी है, एक होता है आपका परमानेंट एड्रेस और एक होता है प्रेजेंट एड्रेस, तो परमानेंट और प्रेजेंट दोनों अगर सेम है तो यहाँ पर जो चेकबॉक्स दिया गया है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और अगर आपका अलग अलग है तो वो सारे डिटेल मतलब प्रेजेंट एड्रेस का डिटेल आपको फिर से यहाँ पर भरना होगा, और अगर दोनों सेम है तो सिंपली आपको यहाँ पर टिक कर देना है। देखिए जैसे ही यहाँ पर टिक मैंने किया तो वो सारे ऑप्शन चले गए, यानी कि ऊपर जो हमने एड्रेस भरा है वहीं सेम एड्रेस ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए नीचे आपसे पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। पासवर्ड के लिए कुछ शर्तें हैं, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि $, ये सभी सिंबल हो गए, और एक न्यूमेरिक डिजिट। इन सभी का कॉम्बिनेशन करते हुए कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होगा, और वहीं पासवर्ड आपको यहाँ पर भी डालना है। पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर देखिए आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। मतलब कि मान लीजिए आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं किसी भी कारणवश, तो उस कंडीशन में ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा वो आपके पासवर्ड को रिकवर करने में मदद करेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर नेबर पेट नेम, विच इज़ योर फेवरेट बुक। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए ये सेलेक्ट कर लेता हूँ व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो जो भी आपके स्कूल फर्स्ट स्कूल होगा उसका नाम आप यहाँ पर डाल देंगे, और जब भी आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो उसे रिकवर करने में ये आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो आप अपना आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर, जो भी आंसर लिखेंगे वही आंसर आपसे पूछा जाएगा जब आप अपना पासवर्ड भूलते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन दिया गया है, उसको यहाँ पर फिल करते हुए आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
सबमिट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपका सब कुछ सही है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है, और अगर आपका कुछ डिटेल गलत है तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह दिया गया, इसे हमें कट करना होगा। कट करने के बाद से कुछ चीज़ें आपको कंफर्म करनी होगी कि आपने अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और जेंडर सब कुछ वेरीफाई कर लिया है। तो ये इनकी वेबसाइट को कैसे पता चलेगा? आप जब इन सभी को जो चेक बॉक्स दिया गया है इन सभी को इस प्रकार से आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद से नीचे देखिए एक डिक्लेरेशन दिया गया है। इस डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि सारे डिटेल आपने मैच कर लिए और सारे आपके नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर एक और चेक बॉक्स दिया गया है, आई एग्री। इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है, और अगर सारे डिटेल सही हैं तो यहाँ पर देखिए सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और अगर आपका कोई डिटेल गलत है तो यहाँ पर आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। मेरे सारे डिटेल्स नहीं है। अब मैं सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करता हूँ। फिर से आपसे पूछा जाएगा एक पॉपअप मैसेज के माध्यम से कि क्या आप रियली अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो यस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर शो होगा और उस पर एक ओटीपी आपको सेंड कर दिया गया है। मेरे पास ओटीपी आ चुका है। अब वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट दिखा रहा है और एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट अभी आपका बाकी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या होगा कि यहाँ पर जो भी आपका ईमेल आईडी है, देखिए मोबाइल नंबर तो आपका वेरीफाई हो चुका है, ईमेल आईडी जो भी है इसे पहले आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के लिए सिंपली आप वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, देखिए ईमेल आईडी आपका शो होने लगेगा, और यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी पिन है उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद से सबमिट पर आपको क्लिक करना है। और अगर ईमेल आईडी आपका गलत फिल हो गया तो यहां से चेंज ईमेल आईडी भी आप कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें यह बोला जाएगा कि आपका सिक्योरिटी पिन जो है वो मैच कर रहा है और आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा गया है। उस ओटीपी को आपको यहां पर फिल करना है और वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक कर देना है। और अगर मान लीजिए इनकेस आपके पास ओटीपी नहीं आया तो यहां पर रीसेंड कोड पर आप क्लिक करके दोबारा ओटीपी मंगा सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ओटीपी आ चुका है, यहां पर फिल करके वेरीफाई बटन पर मुझे क्लिक करना है। उसके बाद से आपका ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है, इस प्रकार का एक मैसेज जनरेट होगा। इसके बाद से देखिए यहां पर दिया गया क्लिक हियर टू गो होम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपने होम पेज पर आ जाएंगे और यहां पर देखिए अब मोबाइल भी वेरीफाइड दिखा रहा है और ईमेल आईडी भी वेरीफाइड दिखा रहा है। ठीक है, अब यहां पर अभी केवल हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यहां पर एक लिंक दिया गया कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या तो यहां से आप जा सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो दोनों में से कहीं पर भी आप क्लिक कर देंगे तो आपका आगे का प्रोसेस ओपन हो जाएगा। देखिए हम लोग आ चुके हैं एप्लीकेशन स्टेटस में। एप्लीकेशन स्टेटस में देख सकते हैं आप कॉन्टैक्ट डिटेल हमारा कंप्लीट हो गया, पर्सनल डिटेल बाकी है। इसके अलावा अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी आपको भरना है, क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है और आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और उसके बाद से फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल को फिल करने के लिए हमें यहाँ पर एक लिंक दिया गया, देखिए इस लिंक पर सिंपली हमें क्लिक कर देना है। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से आपका जो फॉर्म है वो ऑटो फिल होकर के आ जाएगा, जो भी डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन में भरे थे। उसके बाद के डिटेल भरने के लिए यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है नेशनलिटी, तो इसमें जाहिर सी बात है आप इंडिया से ही होंगे तो नेशनलिटी में आप इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से देखिए पूछा जा रहा है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते होंगे वो कैटेगरी आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी से संबंधित है तो यस करेंगे, अन्यथा की कंडीशन में आप यहाँ पर नो करेंगे। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से पूछा जा रहा है आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एज पर सेक्शन 2, तो ये सब भी आपका डिसेबिलिटी से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप डिसेबल पर्सन है तो यस करेंगे, अन्यथा की कंडीशन में नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप यहाँ पर एज ए टीचर के तौर पर एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयड एज टीचर या फिर एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, यानी अगर आप टीचर होंगे और नौकरी पेशा में हैं तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर टीचर के अलावा कोई जॉब करते हैं तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे, और अगर अब भी आप बेरोजगार हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं तो नॉट एम्प्लॉयड आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से नीचे देखिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन दिया गया है इसको इसमें फिल करते हुए आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना होगा। एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप श्योर हैं सबमिट करने के लिए, तो यस पर आपको क्लिक कर देना है सारे डिटेल मैच करने के बाद से, और अगर आपका कोई डिटेल गलत है तो आप उसको फिर से करेक्ट कर लेंगे देखते हुए। देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है अगला सेक्शन खुल चुका है कि अप्लाई
फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी डिटेल। तो आप किस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? चूंकि दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो प्राइमरी लेवल के लिए और पेपर 2 जो है वो अपर प्राइमरी लेवल के लिए है। प्राइमरी लेवल का अगर आप टेट क्वालिफाई करते हैं तो कक्षा 1 से 5 के टीचर बनने के लिए पात्र होंगे, और अगर आप अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई करते हैं तो 6 से 8 वाले टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी आप में आ जाएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप केवल इंटर प्लस डीएलएड हैं तो आप केवल पेपर 1 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं तो केवल पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन है उसे देख जरूर लीजिएगा। अगर आप डीएलएड कैंडिडेट हैं और ग्रेजुएशन भी हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर बोथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अनुसार सेलेक्ट करिएगा। अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं तो केवल पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे, और डीएलएड हैं केवल इंटर और प्लस डीएलएड है तो पेपर 1 के लिए केवल एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हैं तो आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है लैंग्वेज 1। चूंकि सीटेट में 22 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, जिसमें से 2 लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना होता है। देखिए यहां पर टोटल 22 लैंग्वेज के ऑप्शन खुल चुके हैं। तो आप पहले लैंग्वेज में किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर मैं पहले लैंग्वेज को हिंदी को सेलेक्ट कर लेता हूं। दूसरे लैंग्वेज में देखिए, हिंदी के अलावा अब कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक लैंग्वेज ऐसा नहीं होगा कि दोनों में आप हिंदी सेलेक्ट करें। एक में अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो इसके अलावा दूसरा लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना होगा। तो दूसरा लैंग्वेज मान लीजिए मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, इंग्लिश, संस्कृत, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है, देखिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। तो आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है 1 से 5 के लिए, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खेल शुरू होता है। देखिए पहला उन अभ्यर्थियों को भरना है, पहला नंबर उन अभ्यर्थियों को भरना है। देखिए सिंपली आपको यहाँ से जो भी आप एलिजिबल होंगे उसके हिसाब से आपको टिक कर देना है, वो नंबर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसको एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है कि पहला उन अभ्यर्थियों को भरना है जिनका 50% है किसमें, सीनियर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट में, और 2 साल का डिप्लोमा उन्होंने कोर्स कर रखा है। ठीक है, तो अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है और इंटर में 2 साल का इंटर में 50% मार्क्स है तो पहला वाला विकल्प आपको चुनना है। अगर आपका इंटरमीडिएट में 45% है और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स अगर आपने कर रखा है तो उसके लिए दूसरा विकल्प है। ठीक है, अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% अंक है और 4 साल का बीएलएड कोर्स कर रखा है आपने तो उनके लिए तीसरा है। तीसरा किसके लिए, बीएलएड के लिए है। और चौथा उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका इंटरमीडिएट में 50 साल का है और स्पेशल एजुकेशन में वो डीएलएड है, तो उनको चौथा विकल्प चुनना है। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल समराइज कर दूँ, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी में ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड में एडमिशन मिलता है। चूंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन का विकल्प ही नहीं दिया गया, क्योंकि एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार जो डीएलएड में प्रवेश लेने की मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो इंटर प्लस डीएलएड होती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएशन का जिक्र नहीं किया गया। तो यूपी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको पहला वाला विकल्प को सेलेक्ट कर लेना है। उस कंडीशन में अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% अंक है लेकिन इंटरमीडिएट में 50% अंक नहीं है तो उस कंडीशन में आप दूसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जिनका इंटर में 50 है तो वो पहला सेलेक्ट करेंगे, जिनका 50 नहीं है वो दूसरा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैं पहले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से देखिए आगे पूछा जा रहा है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8 यानी 6 से 8 के लिए जो आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका ग्रेजुएशन और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। मैंने अभी आपको बताया कि डिप्लोमा वाले अपर प्राइमरी का फॉर्म तभी भर पाएंगे जब आप ग्रेजुएट होंगे। तो यहाँ पर अगर यूपी की बात करें तो सारे कैंडिडेट पहला वाला विकल्प ही चुनेंगे। बाकी अन्य विकल्पों पर भी बात कर लेते हैं। दूसरा वाला विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जो कि बीएड कोर्स है और जिनका ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक है, वो दूसरा वाला विकल्प चुनेंगे। यानी यूपी के जितने भी कैंडिडेट हैं बीएड वाले वो दूसरा विकल्प चुनेंगे और जितने भी डीएलएड कैंडिडेट हैं अपर प्राइमरी में पहला वाला विकल्प चुनेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से तीसरा वाला विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका ग्रेजुएशन में 45% है और बीएड कोर्स उन्होंने कर रखा है। चौथा विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है। तो देखिए ऐसे कैंडिडेट जिनका ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में दोनों में से किसी एक में 50% अंक है उनको दूसरा विकल्प चुनना है, और जिनका 45% है और बीएड कोर्स कर रखा है उन्होंने तो उनको तीसरा विकल्प चुनना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चौथा उन अभ्यर्थियों को चुनना है जो कि 4 साल का बीएलएड कोर्स किए हुए हैं और साथ ही साथ उनका इंटरमीडिएट में 50% अंक है। पांचवा उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका इंटीग्रेटेड कोर्स है बीएड या फिर बीएससी बीएड और उन्होंने 50% अंक हासिल किए हैं इंटरमीडिएट में और 4 साल का ये इंटीग्रेटेड कोर्स था तो उनको पांचवा विकल्प चुनना है। छठा विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका बीएड स्पेशल एजुकेशन में कोर्स है, बीएड स्पेशल कोर्स है और 50% उनका ग्रेजुएशन में मार्क्स है। सातवां उन अभ्यर्थियों को चुनना है
जो कि समय समय पर एनसीटी का ये रूल है उसके हिसाब से वो फुलफिल कर रहे होंगे 2011 के कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। और आठवां उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स है और 3 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स होता है अगर वो कर रखा है तो आपको आठवां विकल्प चुनना है। स्पेशली मैं बता देता हूँ डीएलएड वाले यूपी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको पहला वाला विकल्प ही चुनना है, क्योंकि डीएलएड के लिए केवल एक ही विकल्प मात्र है। अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं तो बीएड कैंडिडेट दूसरा वाला विकल्प चुनेंगे अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है और साथ ही साथ आपने बीएड कोर्स कर रखा है। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन में 45% अंक है और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो उस कंडीशन में आपको तीसरा वाला विकल्प चुनना है। तो आप अपने अनुसार इस कंडीशन को देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं पहले वाले विकल्प के साथ जाता हूँ, ठीक है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। उसके बाद से पूछा जा रहा है सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2। अब पेपर 2 में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गणित और विज्ञान और सोशल साइंस का एक सेक्शन मिलता है। तो जितने भी साइंस साइड वाले कैंडिडेट हैं जो आप बीटेक किए हुए हैं, बीई किए हुए हैं या फिर बीएससी किए हुए हैं, तो उनको यहाँ पर गणित और विज्ञान को चुनना होता है। देखिए यहाँ पर जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर 2 विकल्प खुलेगा, एक तो मैथमेटिक्स एंड साइंस और दूसरा सोशल साइंस। तो जितने भी साइंस वाले कैंडिडेट हैं उनको मैथमेटिक्स एंड साइंस वाले विकल्प को चुनना है और जो कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, उनको यहाँ पर सोशल साइंस वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर ये चीज़ें सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है क्वालिफाइंग एग्जाम आपका कौन सा है। तो या तो आप डीएलएड होंगे या तो बीएड होंगे। तो अगर आप डीएलएड हैं तो पहले वाले विकल्प को चुनेंगे, अगर आप बीएड हैं तो दूसरे वाले विकल्प को चुनेंगे, ठीक है। आप अपने अनुसार इस सभी चीज़ों को देख लीजिएगा। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम स्टेट सिटी फर्स्ट चॉइस। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको पहले चुनना है कि आप कहाँ पर एग्जाम देना चाहते हैं। तो सभी राज्यों का विकल्प यहाँ पर आपके लिए ओपन हो जाएगा, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर ऐसे ही भर देता हूँ, आप अपने अनुसार देख करके भरिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे विकल्प में भी मैं दिल्ली को सेलेक्ट करता हूँ और एग्जाम सिटी में यहाँ पर देख लीजिए मैं नॉर्थ को सेलेक्ट करता हूँ और चौथे विकल्प में भी दिल्ली एनसीटी को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर दिल्ली वेस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए जो सिक्योरिटी पिन है उसको यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप सबमिट करने के लिए श्योर हैं, तो यस पर आपको क्लिक कर देना है सारी डिटेल को मैच करने के बाद से। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो पेज फिर से रीलोड होगा और आप अगले सेक्शन में चले जाएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल में। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे मांगा जाएगा। चूंकि यहाँ पर अगर आप एपियरिंग कैंडिडेट हैं तो भी आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं और पास हो चुके हैं तो भी आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं। तो यहाँ पर आप एपियरिंग हैं या फिर पास हो चुके हैं, आपको सारे डिटेल को बताना होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है, देखिए पहला वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये पास स्टेटस यानी कि आप पास्ड हो चुके हैं या फिर एपियर्ड हैं, ये आपका डीएलएड का या फिर बीएड का जिक्र मांगा जा रहा है। तो अगर आप डीएलएड या फिर बीएड एपियरिंग में हैं तो आप एपियरिंग सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही एपियरिंग सेलेक्ट करेंगे तो आपके मार्क्स के डिटेल नहीं मांगे जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट रहता है कि एपियरिंग सेलेक्ट करेंगे और अभी हम पास नहीं है तो कैसे मार्क्स भरेंगे। तो जब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एपियरिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जैसे ही मैं एपियरिंग को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर उसके बाद से मेरे से मार्क्स के डिटेल नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पर पास को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जैसे ही आप पास को सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपसे आपके मार्क्स के डिटेल भी मांगे जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए आप अपने अनुसार देख लीजिएगा पास स्टेटस में आप एपियर्ड हैं या फिर पास्ड हैं, ठीक है। अगर आपकी बैक भी लगी है तो भी आप एपियर में ही काउंट होंगे, क्योंकि अभी आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया हुआ है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता किसी भी बैक पेपर का तब तक आप एपियरिंग में ही काउंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहां पर देखिए ईयर ऑफ पासिंग आपसे पूछा जा रहा है, आप किस ईयर में पास हैं वो आपको डालना है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो जो डीएलएड वाले कैंडिडेट होते हैं उनका सत्र समाप्त होने के बाद भी 1-2 साल लेट हो जाता है रिजल्ट आने में। तो जो रिजल्ट पे आपका फाइनल डेट लिखा हुआ है वहीं आपका पासिंग ईयर होता है, ठीक है। तो वो आप अपने रिजल्ट पर देख सकते हैं, आप अपने अनुसार इसको ध्यान से भरिएगा। मैं यहाँ पर डेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से पूछा जा रहा है कोर्स स्ट्रीम नेम। चूंकि मैंने वहाँ पर डीएलएड को सेलेक्ट किया था तो बाय डिफॉल्ट आपका एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन ही आएगा और कोई ऑप्शन नहीं खुलेगा, तो इसी को आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपसे देखिए बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम पूछा जा रहा है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम खुलेगा। देखिए यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम नहीं पूछा जा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जहाँ से वो डीएलएड कर रहे हैं या फिर जहाँ से बीएड कर रहे हैं क्या उसका नाम भरना है, नहीं। यहाँ पर आपका जो संस्था है वह किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है या फिर किस बोर्ड से जुड़ा हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में डीएलएड की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज जो संस्था है
यानी जिसे आप परीक्षा नियामक प्राधिकारी बोलते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीएनपी बोला जाता है, वो आपकी परीक्षा कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे सारे जो विकल्प हैं उसको देख सकते हैं कि आपके संस्था का नाम यहाँ पर है या नहीं, बीएड और डीएलएड वाले कंडीशन में। लेकिन उत्तर प्रदेश में डीएलएड की जब बात की जाती है तो यहाँ पर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम नहीं मिलेगा आपको। तो उस कंडीशन में आप नीचे चले जाएंगे, सबसे नीचे चले जाएंगे और यहाँ पर आपको एक अदर का ऑप्शन दिखेगा। मान लीजिए आपके बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिख रहा है तो आपको अदर पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अदर पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के लिए यहाँ पर एक और विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपका ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। तो उत्तर प्रदेश के डीएलएड वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको इसमें बोर्ड नेम में एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यूपी करना है। ठीक है, प्रयागराज और यूपी करना है। ठीक है, और रिजल्ट मोड में आप देखेंगे तो यहाँ पर दो विकल्प खुलेगा। अगर आपका सीजीपीए वाला है या फिर परसेंटेज वाला है तो उसके हिसाब से आप भर देंगे। तो यहाँ पर मैं परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद से देखिए जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे पेज फिर से थोड़ा टाइम लेगा रीड लोड होने में। आप हड़बड़ी मत करिएगा क्योंकि धीरे धीरे ये वेबसाइट खुलेगी और इसके बाद से आपके मार्क्स के डिटेल पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर चूंकि आपने पास भरा था, अगर आप अपीयरिंग भरे रहते तो मार्क्स के डिटेल नहीं पूछे जाते, लेकिन चूंकि आपने पास भरा था तो यहाँ पर देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है टोटल मार्क्स, यानी आपका मार्क्स कितना था, टोटल मार्क्स कितना था। तो उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड होती है वह 3200 नंबर का होता है। प्रत्येक सेमेस्टर आपका 800 नंबर का होता है। तो 3200 नंबर, मान लीजिए किसी कैंडिडेट को 3200 में से 2400 नंबर मिला। ठीक है, 3200 में से 2400 नंबर मिला तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज इसका बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाएगा, कैलकुलेट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। 75% आ गया। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट पिन कोड पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर देते हैं। यहाँ पर जो आपने बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है वो इसका पिन नहीं भरना है, बल्कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट पिन कोड पूछा जा रहा है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी था, जबकि यहाँ पर इंस्टीट्यूट का मतलब वो होता है जहाँ जिस संस्था से आप बीएड या फिर डीएलएड कर रहे हैं। तो जहाँ पर आपका संस्था सिचुएटेड है उस जगह का एरिया पिन कोड आपसे पूछा जा रहा है। तो आप अपना देख लीजिएगा उस एरिया का पिन कोड जहाँ पर आपका कॉलेज स्थित है वो पिन कोड आपसे मांगा जा रहा है। पिन कोड डालने के बाद से ये जो सिक्योरिटी पिन है उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए फिर से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आप श्योर हैं सबमिट करने के लिए। तो यस पर आपको क्लिक कर देना सारे डिटेल को मैच करने के बाद से। ठीक है, सारे डिटेल मैच करने के बाद से जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो पेज फिर से रीलोड होगा और अब आपसे फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। देखिए पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर पहले फोटोग्राफ आप यहाँ पर चूज फाइल से क्लिक करेंगे और 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और इसी प्रकार से आप अपना सिग्नेचर क्लिक करेंगे और 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जहाँ पर भी स्टोरेज होगा, जहाँ पर आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड होगा वो चीज़ें आपका ओपन हो जाएंगी और वहाँ से सेलेक्ट करके आप इसको अपलोड कर पाएंगे। देखिए जैसे ही आप इमेज को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपका इमेज आ जाएगा और यहाँ पर एक लिंक क्रिएट हो जाएगा एक्शन में अपलोड करने के लिए। इस पर अपलोड करेंगे तो इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और इस प्रकार से एक लिंक क्रिएट हो जाएगा जिस पर क्लिक करके आप अपने इमेज और इसी प्रकार से सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद से देख सकते हैं कि कहीं आपने सही अपलोड किया है या फिर बाय मिस्टेक गलत तो नहीं हो गया। तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने इमेज और सिग्नेचर को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद से इस प्रकार का लिंक यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा जिससे क्लिक करके आप अपने इमेज और सिग्नेचर को देख पाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर देखिए जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है इसमें आपको फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपने डॉक्यूमेंट को फाइनली सबमिट करना चाहते हैं। तो एक बार आप दोनों इमेज पर क्लिक करके देख लीजिएगा कि आपका सही है अथवा नहीं। उसके बाद से कन्फर्म होने के बाद से आपको यस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे पेज फिर से रीलोड होगा और इस प्रकार से आपके सामने एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें बोला जाएगा प्लीज़ रिव्यू द फाइनल इन्फॉर्मेशन before final submit. If you would like to change the information please use the link provided on the left menu bar. अगर आपको कुछ एडिट करना है तो लेफ्ट में जो मेन्यू बार आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर इसके माध्यम से आप जिसमें करेक्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं फाइनल सबमिट के बिना पहले। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पर क्रॉस का जो बटन दिया गया है इस पॉपअप मैसेज को आपको क्रॉस करना होगा और उसके बाद से सारा जो आपका डिटेल है वो सारे डिटेल को आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। वो सारे डिटेल को आप मैच करेंगे और उसके बाद से नीचे देखिए यहाँ पर फिर से बोला गया है, देखिए यहाँ पर फिर से बोला गया है कि जो भी आपका डिटेल है उसको यहाँ पर देखिए
चेक बॉक्स दिया गया है, ये सभी चेक बॉक्स को आपको टिक करना है। इसका मतलब ये हो गया कि आप सभी डिटेल को वेरीफाई कर लिए हैं कि आपके सारे डिटेल सही हैं। तो जितने भी यहाँ पर चेक बॉक्स दिए गए हैं सारे को आपको इस प्रकार से टिक करना होगा। टिक करने के बाद से फाइनल सबमिट करने से पहले यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा आई एग्री का एक चेक बॉक्स है, इस पर भी टिक करना होगा। और अब नीचे जो लिंक जनरेट हो रहा है फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपसे एक पॉपअप मैसेज जनरेट करके पूछा जाएगा कि क्या आप श्योर हैं कि आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। तो सारे डिटेल एक बार चेक करने के बाद से आपको यस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे, देखिए अब आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन था व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका सिर्फ एक प्रोसेस बचा हुआ है फ़ी पेमेंट का, यही केवल इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो फ़ी है वो शो होने लगेगा कि आपको कितना रुपया फ़ी पेमेंट करना है। देखिए यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फ़ीस 1200 रुपये, ठीक है। तो इसी पर आपको फ़ी पेमेंट वाले पर क्लिक करना है। और अगर आपका कुछ गलत है तो उसके जस्ट बगल में जो एडिट का ऑप्शन आ रहा था उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पर एक रेडियो बटन दिया गया है ऑनलाइन पेमेंट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस रेडियो बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद से बोला जा रहा है कि क्या आप श्योर हैं फ़ी पेमेंट करने के लिए, तो ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ये आपको जो पेमेंट गेटवे है उस पर डायरेक्ट कर देगा। और उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं एनी डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग, तो इस रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें कोई भी आप रिफ्रेश बटन या फिर बैक बटन का यूज नहीं करेंगे जब तक कि आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है। यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन खुल चुके हैं नेट बैंकिंग का, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड और यूपीआई, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। और उसके बाद से देखिए मेक पेमेंट फॉर 1200 या फिर जो भी आपके कंडीशन में एप्लीकेबल होगा फीस, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो भी आपका बैंक होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है, फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर देखना आपको है कि जैसे अगर आप नेट बैंकिंग से करते हैं, क्रेडिट कार्ड से करते हैं, तो उसके लिए कुछ चार्जेज एप्लीकेबल होते हैं, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि किसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसी के से आप अपने फ़ी को पेमेंट करिएगा ताकि आपका चार्जेज जो है वो कम से कम एप्लीकेबल हो। उसके बाद का प्रोसेस आप पूरी तरीके से जानते हैं, आप अपना फ़ीस कटवा देंगे। उसके बाद से आपका फाइनल जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और उसके बाद से आप इसका प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।